अब हम पर परागण में पढ़ेंगे वायु परागण। हमने पढ़ा था पर परागण में जो परागकण होते हैं एक ही जाति के दो पौधों के बीच में परागण की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। एक पौधे से उसके पुष्प के से परागकण निकल करके उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प में परागण की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। पराग कणों को ढोने के लिए ले जाने के लिए किसी कारक या अभिकर्मक की आवश्यकता होती है। यह अजीवीय या जीवीय हो सकते हैं। अजीवीय कारकों में हवा या पानी और जीवीय कारकों में अलग अलग प्रकार के जंतु हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वायु परागण या एनिमोफिली। इसमें जो पराग कण हैं उन्हें ढोने का माध्यम क्या है? वायु, एयर। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? वायु परागण कहा जाता है। यह पौधों में सर्वाधिक सामान्य रूप में पाया जाता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। पौधों में अगर हम अजीवीय एजेंट के द्वारा, अजीवीय कारक के द्वारा परागण की बात करें तो वायु के द्वारा सबसे ज्यादा परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। ऐसे परागण के लिए पुष्पों में कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे उनके जो पुंकेसर होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं, अनावृत होते हैं, उघड़े हुए होते हैं, हवा में झूलते हुए रहते हैं। परागकण छोटे होते हैं, हल्के होते हैं तथा चिपचिपाहट रहित होते हैं ताकि वायु में उनका संचरण, प्रवाह आसानी से हो सके। अगर हम मादा पुष्पों की बात करें तो मादा पुष्पों के अंडाशय में प्राय एक ही ओव्यूल या बीजांड पाया जाता है। मादा पुष्प जो है पुष्प क्रम में पाए जाते हैं, अनेक पुष्प पुष्प क्रमों में पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है मक्का। मक्का में जो भुट्टा होता है, कॉर्न कोब, भुट्टे में इस तरह से ये सिल्की हेयर्स, रेशम जैसे धागे निकले रहते हैं। ये कहलाते हैं फुंदने या टेसल्स। ये वास्तव में क्या है? वर्तिकाग्र और वर्तिकार। जो मक्का का पौधा होता है उसमें ऊपर की तरफ तो नर पुष्प होते हैं, नर पुष्प में जो पुंकेसर होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं, हवा में झूलते रहते हैं। इनके परागकण छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, वायु के द्वारा आसानी से संचारित हो सकते हैं। और जो भुट्टा है, कॉर्न कोब है, उसमें जो सिल्की हेयर्स हैं, सिल्क के रोम जैसी रचनाएं हैं, फुंदने या टेसल्स, वो वास्तव में क्या है? वर्तिकाग्र और वर्तिकाएं। ये आसानी से परागकणों को कैप्चर कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं। इस प्रकार से मक्का के अंदर वायु परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अधिकतर घास के पौधों में वायु परागण ही पाया जाता है। तो ये मक्का का उदाहरण हमने देखा। तो वायु परागण की बात हम कर रहे थे, इसमें ध्यान रखना है वायु के द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है? वायु परागण कहलाता है। यह सर्वाधिक सामान्य प्रकार का परागण है। वायु द्वारा परागित होने वाले पुष्पों के पुंकेसर लंबे और अनावृत होते हैं। परागकण छोटे और हल्के होते हैं ताकि वायु के साथ उड़ करके आसानी से जा सके। इनके जो मादा पुष्प क्रम होते हैं उसमें कई सारे मादा पुष्प होते हैं।
मादा पुष्प के अंडाशय में केवल एक ही बीजांड पाया जाता है। कोर्ण कोम मक्का के भुट्टे की अगर कोर्ण कोब की बात करें तो उसमें बहुत सारे सिल्की हेयर्स, टेसल्स या फुंदने निकले रहते हैं जो वर्तिकाग्र और वर्तिका होते हैं, जो पराग कणों को आसानी से पकड़ लेते हैं। इस प्रकार का परागण घास कुल के पौधों में सामान्यतः पाया जाता है। कक्षा 12 जीव विज्ञान के पाठ 2 पुष्पी पादपों के लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम पढ़ रहे थे परागण की प्रक्रिया। परागण का अर्थ होता है पराग कोश से पराग कणों का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना। इसमें हमने 3 प्रकार के परागण पढ़े। पहला स्वपरागण, दूसरा सजात पुष्पी परागण, तीसरा पर परागण। स्वपरागण एक ही पौधे के एक ही पुष्प के अंदर होता है। सजात पुष्पी परागण एक ही पौधे के 2 अलग अलग पुष्पों के बीच में होता है। पर परागण एक ही जाति के अलग अलग पौधों के पुष्पों के बीच में संपन्न होता है। पर परागण के लिए कारक या अभिकर्मक एजेंट की आवश्यकता पड़ती है ताकि परागकण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए वायु एक एजेंट है, हमने वायु परागण पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे जल परागण। जल परागण या हाइड्रोफिली। जल परागण यानी कि जल के द्वारा होने वाला परागण। इसमें परागकण जल के माध्यम से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। यह जलीय पौधों के लगभग 30 वंशों में 30 जेनेरा में पाया जाता है। इनमें से ज़्यादातर एक बीजपत्री हैं। कुछ फ्रेश वाटर ताज़े पानी में पाए जाने वाले पौधे हैं लवणीय जल में, जैसे वेलिस्नेरिया, हाइड्रेला आदि। कुछ पाए जाते हैं समुद्री पानी में, उदाहरण है समुद्री घास। इसमें एक उदाहरण है जोस्टेरा का। सबसे पहले हम देखते हैं वेलिस्नेरिया के अंदर। वेलिस्नेरिया में जो जल परागण की क्रिया है वो किस प्रकार से संपन्न होती है। वेलिस्नेरिया में जो नर पुष्प होते हैं वो जल के भीतर स्थूल मंजरी स्पेडिक्स पुष्प क्रम में विन्यासित रहते हैं, जबकि मादा पुष्प, ये जल है, जल की सतह है, पौधे जो हैं वो तालाब की तली पर लगे हुए होते हैं। तालाब की तली है। नर पुष्प। इस प्रकार से यहाँ पर मादा पौधा है। नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर विकसित होते हैं। यह है मादा पुष्प। वेलिस्नेरिया के अंदर नर पुष्प अलग पौधे पर होगा और मादा पुष्प अलग पौधे पर होगा। नर पुष्प जो है वो स्थूल मंजरी स्पेडिक्स पुष्प क्रम में पाए जाते हैं। मादा पुष्प का जो व्रंत होता है पेडिसिल, लंबा और कुंडलित होता है। मादा पुष्प का व्रंत या डंठल लंबी और कुंडलित होती है। जब पुष्प परिपक्व हो जाता है तो ये कुंडलन खुल जाता है। इस व्रंत का जो व्रंत या डंठल है इसका कुंडलन खुल जाता है और पुष्प पानी की सतह पर आ जाता है। पुष्प आ जाता है कहाँ पर? पानी की सतह पर आ जाता है पुष्प। ये पुष्प है, ये व्रंत है। व्रंत जो है ये खुल गई पुष्प परिपक्व होने पर और पुष्प जो है वो पानी की सतह पर आ गया। अब यहां से निकलते हैं नर पुष्प। यहां से निकले नर पुष्प। ये नर पुष्प भी पानी की सतह पर आकर के
मादा पुष्प के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं तथा पराग कण जो है वो वर्तिकाग्र के संपर्क में आकर परागण की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। तो वेलिसनेरिया में क्या होता है, नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर विकसित होते हैं। नर पुष्प स्थूल मंजरी या स्पेडिक्स पुष्प क्रम में पाए जाते हैं, जबकि जो मादा पुष्प होता है वो पानी के अंदर ही विकसित होता है। उसकी जो डंठल होती है, वृंत होती है, वो लंबी होती है लेकिन कुंडलित रहती है। ये पौधा पानी की तली पर उगता है, तालाब की तली पर, और जल के अंदर पाया जाता है वेलिसनेरिया का पौधा। जब मादा पुष्प परिपक्व हो जाता है तो उसका जो डंठल कुंडलित था वो कुंडलित डंठल खुल करके सीधा हो जाता है, जिसकी वजह से जो मादा पुष्प है वो पानी की सतह पर आ जाता है। अब क्या होगा, नर पुष्प जब परिपक्व हो जाते हैं तो वो स्थूल मंजरी पुष्प क्रम से निकल करके पानी की सतह पर आकर के मादा पुष्प के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं तथा परागकण संयोगवश मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचकर परागण की क्रिया संपन्न कराते हैं। ये वेलिसनेरिया में होता है। अब अगर हम जोस्टेरा की बात करें, जोस्टेरा का पौधा भी पानी के अंदर ही होता है। इसमें नर और मादा पुष्प पानी के अंदर ही विकसित होते हैं और पानी के अंदर ही परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसके परागकण लंबे और फीते की तरह के होते हैं तथा पानी के बहाव के साथ बहते रहते हैं तथा मादा पुष्प के संपर्क में आकर परागण की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। जल परागित पुष्पों की विशेषताओं के बारे में अगर हम पढ़ें, जिन पुष्पों का परागण जल के द्वारा होता है वो पुष्प छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं, यानी कि उनमें कोई रंग नहीं होता है, गंधहीन होते हैं, गंध नहीं होती है, खुशबू नहीं होती है या बदबू नहीं होती है, और मकरंद रहित होते हैं, उनमें नेक्टर या मकरंद मीठा पदार्थ नहीं पाया जाता है। इनके परागकण छोटे तथा हल्के होते हैं ताकि पानी के साथ आसानी से बह सकें। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनमें वो सभी लक्षण मौजूद हैं जिससे जल के द्वारा परागण हो सके। इनके परागकणों के चारों ओर मोम की एक परत होती है, उस परत के वजह से ये जल में सड़ते नहीं हैं। पर परागण में अब हम पढ़ेंगे जंतु परागण जूफिली के बारे में, यानी कि जहाँ पर पराग कणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जंतु लेकर के जाते हैं। जंतु पराग कणों को ढोने का काम करते हैं, यानी कि पोलिनेटिंग एजेंट्स का काम करते हैं। जंतु परागणीय अभिकर्मक का काम करते हैं। इसमें बहुत सारे कीट इंसेक्ट्स होते हैं। अगर कीटों के द्वारा परागण हो रहा हो तो उसे कहते हैं एंटोमोफिली। कीटों में मधुमक्खी आती हैं, भंवरे आते हैं, इसके अलावा तितलियां आती हैं, बर्र आती हैं, चींटियां आती हैं, सलब आते हैं। अगर हम कीटों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पोलिनेशन या परागण होता है वो मधुमक्खियों के द्वारा होता है। मधुमक्खी मुख्य पोलिनेटिंग एजेंट हैं, यानी कि मुख्य अभिकर्मक हैं जिनके द्वारा कीट परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। मधुमक्खियों के अलावा तितलियां हैं, भौरे हैं, सलब हैं, बर्र हैं, चींटियां हैं। तो बहुत सारे ऐसे कीट पतंगे हैं जो परागण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इसके अलावा कुछ पक्षी जैसे सनबर्ड, शकरखोरा, हमिंग बर्ड, गुंजन पक्षी और स्तनधारी में चमगादड़ ऐसे हैं जो परागण के अभिकर्मक के रूप में काम करते हैं। अब आगे की अगर हम बात करें तो वानर गण के प्राणी
प्राइमेट्स कहते हैं जिन्हें। प्राइमेट्स में विशेषतर लीमर या लेम्यूर परागण के अभिकर्मक के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा वृक्षवासी कृंतक, ट्री पर रहने वाले रोडेंट्स या शाकाचारी कहते हैं इन्हें। सरीसृप वर्ग में गीको छिपकली और उपवन छिपकली परागण में भाग लेते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है, जंतु के द्वारा परागण जो है एक विशिष्ट प्रकार का परागण होता है। किसी एक विशेष जाति के पौधे में परागण की प्रक्रिया एक विशेष जाति के जंतु के द्वारा ही संपन्न होती है, यानी कि इस मामले में जाति विशिष्टता पाई जाती है। परागण चाहे कीटों के द्वारा हो, चाहे प्राइमेट्स के द्वारा हो, चाहे चमगादड़ के द्वारा हो, चाहे पक्षियों के द्वारा हो, इसमें विशिष्टता होती है। कोई एक विशेष पौधा एक ही जाति के जंतुओं के द्वारा परागित होता है। अच्छा, एक चीज और है, जंतु क्यों परागण करेगा, उसे क्या पड़ी है परागण करने की। जंतुओं को जो पौधा है वो ललचाता है, पुष्प जो है वो ललचाता है। जंतुओं के द्वारा जो परागित होने वाले पुष्प हैं वे लालच देते हैं। ऐसे पुष्प प्राय बड़े होते हैं, रंगीन होते हैं, इनमें विशेष प्रकार की गंध होती है, इनमें मकरंद मीठा पदार्थ होता है। तो ये क्या करते हैं, जो जंतु हैं उन्हें लालच देते हैं, पुरस्कार देते हैं, पारितोषिक देते हैं ताकि वो आएं, उस पुरस्कार के लालच में आएं और संयोगवश परागण की प्रक्रिया को भी संपन्न कर जाएं। अगर पुष्प छोटे होते हैं तो रंगीन पुष्पक्रम के गुच्छों में पाए जाते हैं। तो ये चीजें याद रखनी है यहाँ पर कि ऐसे पुष्प जो जंतु द्वारा परागित होते हैं वो जंतुओं को कोई ना कोई लालच देते हैं, पुरस्कार या पारितोषिक देते हैं। ऐसे पुष्प बड़े होते हैं, रंगीन होते हैं, गंध युक्त होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं, और अगर छोटे हैं तो रंगीन गुच्छों में पुष्प क्रमों में पाए जाते हैं। लालच के चक्कर में जो है जंतु पौधों की तरफ, पुष्पों की तरफ आकर्षित होते हैं, और जैसे ही पराग कोष के संपर्क में आते हैं परागकण उनके ऊपर चिपक जाते हैं। जब वो दूसरे पुष्प में प्रवेश करते हैं तो वर्तिकाग्र पर वो परागकण छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से जंतुओं के द्वारा परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके पुष्पों में बहुत मलिन गंध होती है, यानी कि दुर्गंध होती है। ऐसे पुष्प प्राय मक्खियों के द्वारा जो है मोथ के शलभ के द्वारा उनका परागण होता है। इसके अलावा कुछ पौधों का और जंतुओं का जीवन चक्र एक दूसरे के द्वारा ही पूर्ण होता है। इसमें यक्का का एक उदाहरण है। यक्का के पौधे का जो परागण होता है एक शलभ के द्वारा होता है। यक्का और शलभ का जीवन चक्र एक दूसरे पर निर्भर करता है। जो शलभ है वो अपना अंडा जो है उसके पुष्प के अंडाशय में देता है। जब अंडाशय से बीज, अंडाशय के अंदर बीज बनने लगता है तो वो लार्वा विकसित होकर के वहां से निकल जाता है। ऐसे ही एमोर्फोफेलस 6 फीट का लगभग पुष्प होता है, लंबोत्तर पुष्प 6 फीट ऊंचा। ये जो है जंतु को अंडा देने की जगह प्रदान करता है। यानी कि कहने की बात ये है कि जंतुओं को कुछ ना कुछ लालच जरूर दिया जाता है, उसी लालच की वजह से वो परागण की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। कुछ जलीय पौधों में वायु परागण भी होता है, जैसे वाटर लिली या वाटर हायसिंथ। इनमें परागण की प्रक्रिया वायु के द्वारा संपन्न होती है। प्यारे बच्चों, हमने परागण के विषय में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे बही प्रजनन युक्तियाँ, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। हम जानते हैं कि अधिकांश पौधे जो हैं वो द्विलिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर उत्पन्न करते हैं। यानी कि
जिनके पुष्प में पुंकेसर भी होते हैं, नर जनन भाग, और अंडप मादा जनन भाग भी पाया जाता है। तो अधिकांश पौधे जो हैं द्विलिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं, और इन द्विलिंगी पुष्पों में सामान्यतः स्वपरागण की प्रक्रिया होती है। बार बार स्वपरागण होने के कारण इनमें अंतः प्रजनन अवनमन, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन की प्रक्रिया हो जाती है। यानी कि जो बीज बनते हैं वो निम्न कैटेगरी के, निम्न श्रेणी के बनने लगते हैं। जो पौधे उगते हैं उनसे वो कमजोर होते हैं। तो बार बार स्वपरागण होने के कारण अंतः प्रजनन अवनमन होने लगता है। अतः इस अवनमन को कम करने के लिए पुष्प जो हैं वो क्रॉस पोलिनेशन, पर परागण का सहारा लेते हैं। पुष्पों में ऐसी युक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं ताकि उनके अंदर पर परागण की प्रक्रिया संपन्न हो सके। जैसे कुछ जातियां ऐसी होती हैं पौधों की, उनमें नर जनन भाग और मादा जनन भाग के परिपक्व होने का समय अलग अलग होता है। भिन्न काल पक्वता, अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। कहीं में परागकण पहले परिपक्व हो जाते हैं, प्रोटेंड्री कहते हैं इसे, पूर्व पंक्वता, पहले पराग कोष परिपक्व हो जाते हैं, तब तक वर्तिकाग्र उन्हें ग्रहण करने के योग्य नहीं रहता। कुछ पौधों में वर्तिकाग्र पहले ग्राही हो जाता है और पराग कोष बाद में परिपक्व होते हैं। तो अलग अलग समय पर परिपक्वता जो है एक ऐसा लक्षण है जो पर परागण को बढ़ावा देती है। दूसरा, इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो पुष्प के अंदर जो पुंकेसर है और अंडप है, अंडप के वर्तिकाग्र की स्थिति और परागकोश की स्थिति भिन्न भिन्न होती है, जिसकी वजह से उसी पुष्प के परागकण उसके वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते हैं। यानी कि अलग अलग स्थान पर होते हैं, परागकोश अलग स्थान पर होगा और जो वर्तिकाग्र है वो अलग स्थान पर होगी, जिससे उसी पुष्प के परागकण का संपर्क उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक नहीं होगा। इसके अलावा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, स्व असामंजस्य, स्व असामंजस्य, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इसमें क्या होता है, इसमें अगर एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तो वो उस वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो पाते हैं, उनमें वहां पर अंकुरण होने की क्षमता नहीं होती है। इसे कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, स्व असामंजस्य। यानी कि अगर स्व परागण हो जाता है, उसी पुष्प के पराग कोश से परागकण निकलकर उसी के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तो वो परागकण वहां पर अंकुरित नहीं हो पाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्व असामंजस्य, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसी प्रकार से कुछ पौधों में एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं, यानी कि नर पुष्प अलग होंगे, मादा पुष्प अलग होंगे। जैसे कद्दू, लौकी, तोरी की बेल में अगर हम देखें एक ही पौधे पर नर पुष्प अलग होते हैं, मादा पुष्प अलग होते हैं। इसी प्रकार से कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें नर पौधे अलग होते हैं जिन पर नर पुष्प होते हैं, तथा मादा पौधे अलग होते हैं जिन पर मादा पुष्प होते हैं। तो वहां पर स्वपरागण हो ही नहीं सकता। जैसे पपीता है, पपीता में नर पौधा अलग होगा, उस पर नर पुष्प होते हैं, मादा पौधा अलग होगा, उस पर मादा पुष्प होते हैं। तो परागकण दूसरे पौधे से दूसरे पौधे पर ही जाएगा, यानी कि हमेशा पर परागण ही होगा। जबकि
जो पौधे जिनमें नर पुष्प और मादा पुष्प एक ही पौधे पर होते हैं उनमें सजात पुष्पी परागण होने की संभावना होती है। तो ये आता है हमारा बहिर्प्रजनन युक्तियों के अंतर्गत।